Friends, welcome to your channel Jubilant Classes and you are studying biology with अमित यादव सर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लास्ट क्लास में जो स्टडी किया था कि भाई यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, उसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आज हम स्टडी करते हैं कि यूरिन की कंपोजिशन क्या होती है और यूरिन का पीएच क्या होता है, यूरिन के रेट को बढ़ाने वाले कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वो सब सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उन सभी की हम आज स्टडी करते हैं। चलिए ओके, देखिए बेटा, जो यूरिन है आपको पता है कि यूरिन की हम यहाँ आज फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन आर सम देयर। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर। देखिए यूरिन का हम अगर कलर की बात करें तो यूरिन का कलर कैसा होता है, येलो। कलर कैसा है, येलो। अब बात यह है सर येलो कलर क्यों होता है, ठीक है, एंड इट इज ड्यू टू, कलर इज येलो ड्यू टू ए पिगमेंट कॉल्ड यूरोक्रोम। यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से इसका कलर कैसा होता है, येलोइश कलर होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि यूरोक्रोम पिगमेंट कहाँ से बनता है। यूरोक्रोम पिगमेंट बनता है बाय द डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट आरबीसीज। ठीक है, क्योंकि ये किसका कंपोनेंट है, इट इज कंपोज्ड ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज देखिए जो आरबीसी हैं उनकी जब ब्रेकडाउन होती है तो उस ब्रेकडाउन से जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन यूरोक्रोम को फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम यहां बोलेंगे वॉर्न आउट आरबीसीज। ठीक है, कि जैसे ही डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रॉय होती हैं वॉर्न आउट आरबीसीज, तो उनकी ब्रेकडाउन से हीमोग्लोबिन की जो ब्रेकडाउन होती है उस हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से ये बनता है। ठीक है, एंड एचबी, इनकी ब्रेकडाउन से क्या बनता है, यूरोक्रोम पिगमेंट बनता है। ठीक है, ओके, और इसका जो कलर है वो वेरी करता है, इसका कलर जो है वो वेरी करता है, इसका पीएच है वो भी वेरी करता है। इसका जो पीएच की बात कर लें तो एवरेज जब हम पीएच लेते हैं तो इसका एवरेज पीएच हम एसिडिक होता है इसका, और हम क्या कंसीडर करते हैं, इसका एवरेज पीएच 6.0। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो पीएच है ये और इसका जो कलर है ये, ठीक है ना, पीएच और इसका कलर ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ फूड। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, कलर एंड पीएच डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ फूड। ठीक है, ओके, इसका जो पीएच है इट रेंजेस फ्रॉम 4.5 to 8.2, 4.5 to 8.2, ये कंप्लीट एक रेंज होती है इसके पीएच की, और इसको हमने एवरेज कितना लिया है, 6.0। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एसिडिक और बेसिक फूड, टाइप ऑफ एसिडिक एंड बेसिक फूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम फ्रूट्स लेते हैं या वेजिटेबल्स लेते हैं तो वो क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वो इंक्रीज द एसिडिटी। सो यूरिन कैसा होगा, यूरिन विल बी एसिडिक। ठीक है, तो इस केस में यूरिन कैसा हो जाएगा, हमारा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम हाई प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तब भी एसिडिटी बढ़ती है।
एसिडिटी ऑफ यूरिन इंक्रीज होता है। देखिए क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स हैं इसमें किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड से। किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड से। और जैसे ही प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो क्या होगा? इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से इसका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ठीक है। और जो एवरेज अगर हम बात करते हैं यूरिन पास आउट की, तो ये होता है 1.5। देखिए 1.5 से लेकर के ये 2 लीटर तक होता है पर डे, या फिर इन 24 आवर्स। 24 आवर में 1.5 से लेकर के 2 लीटर यूरिन पास आउट होता है इन ए नॉर्मल पर्सन। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर इसका यूरिन का जो पास आउट का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1.5 लीटर। ठीक है। अब देखिए बेटा, वो सब सब्सटेंस जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ाते हैं उनको डाईयूरेटिक्स कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ यूज करेंगे हम डाईयूरेटिक्स। तो वो सब सब्सटेंसेस that increases the यूरिन आउटपुट। मेरे पास समझ गई? डायरेटिक्स क्या होता है बेटा? वो सब सब्सटेंस जो यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, उन सभी सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? डाययूरेटिक्स। ठीक है। तो ये डाययूरेटिक्स में क्या क्या आते हैं आपको पता है? जो हमारा यूरिन आउटपुट बढ़ाते हैं या यूरिन फॉर्मेशन बढ़ाते हैं वो सारे सब्सटेंस क्या होते हैं? डाययूरेटिक्स। जैसे टी, जैसे कॉफी। ठीक है। क्या क्या बताया मैंने? टी, कॉफी और एल्कोहल या एल्कोहलिक बेवरेजेस, ये सब सब्सटेंसेस हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? डाययूरेटिक्स। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? यूरिन का फॉर्मेशन है वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है। ओके। अब हम बात करते हैं यूरिन की कंसंट्रेशन की। उससे पहले हम ये देखते हैं कि यूरिन है वो कैसा एक सॉल्यूशन होता है। ये हमने आपको डिटेल में बताया था कि यूरिन किस प्रकार से सॉल्यूशन एक हाइपरटोनिक बनता है। ठीक है। यूरिन कैसा होता है बच्चों? हाइपरटोनिक। ठीक है। यूरिन कैसा है हमारे पास? हाइपरटोनिक। ठीक है। एक और खास बात कि अगर यूरिन को हम कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा? वहां पर स्मेल हो जाएगी। तो इसको हम क्या बताएंगे कि when urine is allowed to stand, when urine is allowed to stand for some time, अगर यूरिन को कुछ समय के लिए हम खुला छोड़ दे बाहर तो क्या होगा? इट स्मेल्स स्ट्रांगली। इट स्मेल्स स्ट्रांगली। इट स्मेल्स स्ट्रांगली। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है? ड्यू टू अमोनिया। ठीक है। बाय द अमोनिया डिग्रेडेशन। ठीक है। या फिर स्मेल स्ट्रांगली ऑफ अमोनिया डिग्रेडेशन। ठीक है। अमोनिया की वजह से इसमें स्मेल आती है। और अमोनिया की वजह से क्यों आती है? क्योंकि अमोनिया का क्या होता है? यहाँ पर डिग्रेडेशन होता है और विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, ड्यू टू बैक्टीरियल डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन। इस दौरान यहाँ अमोनिया का डिग्रेडेशन होता है। ठीक है। अब देखो अमोनिया का डिग्रेडेशन कहाँ हुआ है?
यहाँ से देखिए, यहाँ दोबारा से सुनिए, स्मेल प्रोड्यूस होती है अमोनिया की वजह से, और डिग्रेडेशन ड्यू टू बैक्टीरिया, और किसका डिग्रेडेशन हुआ है, यूरिन का। ठीक है, तो यूरिन आया, तो दोबारा से सुनिए, यहाँ यूरिन है हमारे पास, यहाँ पर ये अलाउड टू स्टैंड, तो क्या होगा, बैक्टीरिया यहाँ ग्रो होंगे और यहाँ डिग्रेडेशन होगा, क्या बोल दिया, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन, और क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, अमोनिया। इस प्रकार से देखो हमने क्या लिखा है, व्हेन यूरिन इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम इट स्मेल्स स्ट्रांगली ऑफ अमोनिया। किस वजह से होता है, अमोनिया की वजह से। और अमोनिया कहाँ से आया, ड्यू टू द बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, इसको हमने शॉर्टकट बोल दिया कि यूरिन इज अलाउड टू स्टैंड, तो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन हुआ और क्या बन गया हमारे पास, अमोनिया। और अमोनिया की वजह से यहाँ पर क्या होती है, स्मेल प्रोड्यूस होती है। ओके, अब हम देखते हैं कि केमिकल कंपोजिशन क्या है यूरिन की। एक पॉइंट बेटा यहाँ पर ना यूरिन लिख दिया हमने, यूरिन में होगा यूरिया, तो देखिए यूरिया की डिकम्पोजिशन होती है तो फिर जाकर के अमोनिया बनता है। यहाँ पर भी हमने गलती से एक ध्यान रखना, ये ठीक करना बेटा आप लोग। ठीक है, यूरिया, तो डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंजेंट और स्ट्रॉन्ग स्मेल। यस स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की, कि यूरिया के अंदर हम यूरिन की हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है, देखिए सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या है, वाटर है। 95% क्या होता है, वाटर होता है। अब बच गया क्या, 5%। जो ये 5% है ये इसमें होते हैं अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, वाटर प्लस में अदर सब्सटेंसेस हमारे पास हुए। तो अदर सब्सटेंसेस में क्या होता है, यहाँ पर एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और दूसरा होता है भाई हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स देखिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आते हैं, वो सारे सब्सटेंस जो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। ठीक है, जैसे कि इनमें, और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, जिनमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, वो सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिनमें क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि यूरिया, जैसे क्रिएटिनाइन, जैसे अमोनिया, जैसे यूरिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, हार्मोन्स, विटामिन्स और एंजाइम्स। दोबारा सुनिए कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, जिनमें नाइट्रोजन है, जैसे यूरिया, क्रिएटिनाइन, अमोनिया, ठीक है, यूरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ये सारे सब्सटेंसेस हैं, ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जिनके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। ऐसे ही कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि जिनमें क्या क्या आता है, जैसे क्लोराइड, फॉस्फेट, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एक खास बात नोट करने की है कि नॉर्मली जो ह्यूमन होता है, कोई भी पर्सन है, उसके अंदर यूरिन में कहीं भी कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, तो कोई भी ग्लूकोज यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज टू नोट दैट नो ग्लूकोज इज देयर, कि सर नो ग्लूकोज इज देयर इन यूरिन। यूरिन में ग्लूकोज का कोई पॉइंट ही नहीं है, ग्लूकोज ही नहीं है यूरिन में। अगर ग्लूकोज आता है तो वो एक डिजीज हो जाएगा और डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, उसको हम देखते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब यूरिन हमने पढ़ा, यूरिन कंपोजिशन हमने पढ़ी। अब वो हमारी बॉडी में तो रहेगा नहीं, तो बॉडी से बाहर आएगा, तो बाहर आने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मिक्सचुरेशन। दिस अर्ज टू पास आउट द यूरिन इज नोन एज मिक्सचुरेशन। अब हम स्टडी करते हैं कि मिक्सचुरेशन क्या होता है और वो कैसे कंट्रोल्ड होता है। मिक्सचुरेशन, देखिए मिक्सचुरेशन क्या बताया हमने, जैसे ही हमारा जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो गया, देन यूरिनरी ब्लैडर इज कंप्लीटली फुल अप विद यूरिन। तो हमारे वहाँ से नर्व इम्पल्स चलती हैं
और सिग्नल्स देती हैं ताकि यूरिन पास आउट हो। वो हम देखते हैं कि कैसे कैसे नर्व इम्पल्स होती हैं, कौन कौन सी सप्लाई यहाँ होती हैं। तो यूरिन का जो पास आउट है को ही हम क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन ऑफ यूरिन इज नोन एज मिक्चुरेशन। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ भाई, एक्सपल्सन ऑफ यूरिन, ठीक है, एक्सपल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, फ्रॉम urinary bladder is known as micturition, ठीक है, ओके। अब एक बात नोट करने की है कि जो मिक्चुरेशन है ये किसके अंडर काम करता है, अंडर द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, इट रिमेन्स कंट्रोल्ड अंडर रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। मिक्चुरेशन क्या है, एक टाइप का आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। ये जो चिल्ड्रन होते हैं, कुछ अडल्ट होते हैं, इसको हम वॉलेंटरी कंट्रोल कर सकते हैं, बट इट कैन बी, बट मिक्चुरेशन कैन बी कंट्रोल्ड in adults and grown-up children voluntarily. हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इच्छा से, कुछ समय तक हम इसको रोक सकते हैं यूरिन पास आउट करने के प्रोसेस को। तो कुछ समय तक के लिए हम बोलेंगे टू सम एक्सटेंट, कुछ समय तक हम इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नर्व सप्लाईज जो है यूरिनरी ब्लैडर में और हमारी स्फिंक्टर मसल्स होते हैं उनमें कौन सी होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नर्व सप्लाई टू यूरिनरी ब्लैडर एंड स्फिंक्टर मसल्स। ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर में कौन कौन सी मसल्स आती हैं और स्फिंक्टर मसल्स यहाँ पर कौन कौन सी होती हैं भाई। यूरिन को पास आउट करने के लिए यहाँ जो अपनी ओपनिंग्स होती हैं वहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं जो इनको गार्ड करती हैं और इनको यूरिन के पास आउट को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो यहाँ दो टाइप की नर्व सप्लाई होती हैं, एक तो होता है भाई सिंपैथेटिक नर्व सेल्स, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है। क्या बताया है, एक तो सिंपैथेटिक और दूसरा क्या बताया है भाई, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। और किस प्रकार से, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है तो दो टाइप का होता है, एक तो ऑटोनोमस होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो उसमें हम बताएंगे कि ये किस में आता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आते हैं ये नर्व सेल्स। तो देखिए सिंपैथेटिक किस प्रकार से फंक्शन करती हैं और पैरासिम्पैथेटिक किस प्रकार से फंक्शन करती हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि सिंपैथेटिक में जो नर्व सेल्स होती हैं यहाँ पर, वो जैसे ही स्टिमुलेट होती हैं तो क्या करती हैं, द स्टिमुलेशन ऑफ नर्व कोजिस। देखिए जैसे ही सिंपैथेटिक नर्व है वो स्टिमुलेट होती है तो क्या कोज करती है, रिलैक्सेशन कोज करती है, किसका, कोजिस द रिलैक्सेशन ऑफ, यहाँ पर मसल्स होती हैं, ठीक है, वो मसल्स होती हैं डिट्रोसर मसल्स, ठीक है। तो यहाँ डिट्रोसर मसल्स होती हैं, किसकी होती हैं ये होती हैं यूरिनरी ब्लैडर की, ठीक है। क्या बताया हमने कि जैसे ही नर्व स्टिमुलेट होती हैं तो वो डिट्रोसर मसल्स होती हैं हमारी यूरिनरी ब्लैडर की, उसको क्या करती हैं, वो रिलैक्स करती हैं। और एक काम हुआ,
फिर क्या करती हैं भाई, वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स या कंस्ट्रिक्शन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स, स्फिंक्टर्स। दोबारा सुनिए स्टूडेंट्स, क्या बताया मैंने, रिलैक्सेशन तो करती हैं डिट्रूसन मसल्स की और कंस्ट्रिक्शन या कॉन्ट्रैक्शन करती हैं इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, फीलिंग जनरेट होती है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से। इसलिए सिंपैथेटिक नर्व सेल को हम क्या कहते हैं, नर्व ऑफ फीलिंग। नर्व ऑफ फीलिंग मीन्स ये सिग्नल ये देता है कि यूरिनरी ब्लैडर है, नाउ इट इज फुल विद द यूरिन। अब हम देखते हैं कि भाई पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती हैं वो किस प्रकार से फंक्शन करती हैं। वो इससे जस्ट क्या करती हैं, अपोजिट काम करती हैं। कैसे, देखिए यहाँ इन्होंने क्या था, इससे जस्ट अपोजिट काम करेंगे। इसमें तो नर्व कॉजेज द रिलैक्सेशन ऑफ डिट्रूशन मसल्स, यहाँ करेंगे क्या, इट कॉजेज, देखिए रिलैक्सेशन बोला तो वहां क्या आ जाएगा हमारे पास में, क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रूशन मसल्स। किसकी हैं ये यूरिनरी ब्लैडर की ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अभी, डिट्रूसन मसल्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गई। सेकंड क्या बताया था हमने, कंस्ट्रिक्शन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर्स, लेकिन यहाँ क्या कर देंगे, इट कॉजेज द रिलैक्सेशन ऑफ, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड क्या करेंगे, एंड कॉजेज द रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर्स, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर्स। इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स हैं उनको तो वो क्या कॉज करती हैं, रिलैक्सेशन कॉज कर देंगी। अब देखिए कैसे, इस प्रकार से ये जो है, ये तो क्या बता रहा था सिंपैथेटिक, तो कि फीलिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, तो इसलिए इसको नर्व ऑफ फीलिंग भी कहते हैं। अब ये क्या करवाएगा, इसको पास आउट करवाएगा यूरिन को, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करने में हेल्प करती है, इसलिए इस नर्व को हम क्या बोलते हैं, नर्व ऑफ एम्प्टाइंग, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर को क्या करेगी, खाली करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए देखिए एम्प्टाइंग का मतलब यूरिन बाहर निकला है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नर्व ऑफ मिक्चुरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, और क्या कहते हैं भाई, नर्व ऑफ मिक्चुरेशन। दोबारा से सुनिए बेटा, क्या है, सिंपैथेटिक नर्व होती हैं वो क्या करते हैं, रिलैक्सेशन करती हैं डिट्रूसन मसल्स की, जो हमारी यूरिन ब्लैडर की मसल्स हैं। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, डिट्रूशन मसल्स को, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और क्या करेंगी, इंटरनल मसल्स रिलैक्स होंगी, यूरिन ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनल मसल्स रिलैक्स और यूरिन पास आउट हो जाएगा, तो ये यूरिन बाहर आ जाएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, इसलिए इसको हम नर्व ऑफ एम्प्टाइंग कहते हैं। और क्योंकि इस दौरान क्या हुआ, यूरिन ब्लैडर खाली हो गया है, यूरिन बाहर आ गया है, और यही हमने बताया था कि एक्सपल्सन ऑफ यूरिन इज नोन एज मिक्चुरेशन, तो इसलिए इसको हम कहते हैं नर्व ऑफ मिक्चुरेशन भी कहते हैं। ओके, अब देखिए बेटे एक और नर्व होती है जो भी, वो भी रेस्पॉन्सिबल होती है, तो हम उसकी बात कर देते हैं, कौन सी है, अब हम फंक्शन की बात करते हैं सीधा उसकी, फंक्शन ऑफ सोमेटिक। क्या बोला है, फंक्शन ऑफ सोमेटिक नर्व, और इसको पोडेंडल नर्व भी कहते हैं, सोमेटिक नर्व, और इसको हम क्या कहते हैं भाई, पोडेंडल नर्व भी कहते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है, ये कैसे फंक्शन प्ले करती है, ये टोनिक कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करती है, किसमें, इट मेंटेन्स टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, किसकी, मसल्स, कौन सी मसल्स, स्केलेटल मसल फाइबर्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। स्केलेटल मसल्स फाइबर हैं, उसमें टोनिक कॉन्ट्रैक्शन पोज करती हैं, और क्या बनाती हैं वो, एंड फॉर्मिंग द एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स,
and forming the external sphincters, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स हैं उनको क्या कॉज करती हैं, सो दैट एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिमेन्स कंस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो फॉर्मिंग द एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स टू रिमेन कंस्ट्रिक्टेड। ठीक है, टू बी कंस्ट्रिक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड रहे वो। ठीक है, हमेशा। तो स्फिंक्टर्स टू बी कंस्ट्रिक्टेड ऑलवेज। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स यहाँ हम बता रहे हैं स्केलेटल जो मसल्स हैं उनके को कॉन्ट्रैक्ट करके रखती हैं नॉर्मली हमेशा। लेकिन जब मिक्चुरेशन होता है, देन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन जब यूरिन पास आउट होता है तो उस समय क्या करती हैं, ये नर्व है वो इनहिबिट हो जाती है। ड्यूरिंग मिक्चुरेशन दिस नर्व इज इनहिबिटेड। पॉइंट क्लियर। देखिए, मिक्चुरेशन के दौरान ये नर्व है ये क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से सोमेटिक नर्व जो सेल्स हैं वो किसको कॉज करते हैं, मिक्चुरेशन को, लेकिन वॉलेंट्री मिक्चुरेशन को कॉज करती हैं। दोबारा से सुनिए, ड्यूरिंग मिक्चुरेशन नर्व इज इनहिबिटेड सो दैट इसलिए इससे आगे क्या होगा कि जो सोमेटिक नर्व है, इसका मतलब क्या हुआ, जो सोमेटिक नर्व है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्चुरेशन बट अंडर आवर विल। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन। क्लियर। तो क्या बताया हमने कि शॉर्टकट में सुनिए, सोमेटिक इस पूरे प्रोसेस से हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि ड्यूरिंग मिक्चुरेशन ये जो सोमेटिक नर्व है ये इनहिबिट हो गई है, इसलिए अब सोमेटिक नर्व है इसका मतलब ये हुआ कि वही रिस्पॉन्सिबल है वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन। इट मीन्स हम यूरिन पास आउट करते हैं और अगर हम उसको कंट्रोल करना चाहें तो वो कंट्रोल करने के लिए हम कुछ समय तक हम कंट्रोल कर सकते हैं यूरिन पास आउट करने के प्रोसेस को। ठीक है, और वो कंट्रोल करने के लिए जो हमारी नर्व होती है वो होती है सोमेटिक नर्व। सोमेटिक नर्व का दूसरा नाम क्या है, पुडेंडल नर्व। ठीक है, ओके। अब यूरिन जो हम बात कर रहे हैं वो किस पाथ से आता है, वो आता है यूरिथ्रा से। तो हम ये बोल देंगे कि मिक्चुरेशन टेक्स प्लेस, या फिर ये बोले यूरिन फ्लोज थ्रू यूरिथ्रा टू आउटसाइड। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये देखा कि नर्व सेल्स हैं वो कैसे कैसे कंट्रोल करती हैं यूरिन के पास आउट के प्रोसेस को। ये वॉलेंट्री होता है या इनवॉलेंट्री होता है। तो हमने ये बताया शॉर्टकट में, दोबारा से सुनिए स्टूडेंट्स, कि मिक्चुरेशन है वो एक कंप्लीट एक प्रोसेस है जिसमें 3 टाइप के हमने नर्व इन्वॉल्व होती हैं, इसके बारे में बताया कि एक तो सिंपैथेटिक होती है, एक पैरासिम्पैथेटिक होती है, और एक तीसरी हमने बताई है वो सोमेटिक नर्व सेल्स होती है। सोमेटिक नर्व सेल्स का दूसरा नाम हमने बताया पुडेंडल नर्व्स। ओके स्टूडेंट्स, ये थी अपनी आज की क्लास। बेटा होप आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई है, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंच सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।